क्लास 10th साइंस चैप्टर 9 है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ठीक है, तो अभी तक जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था हमने परावर्तन पढ़ा था। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अपवर्तन। ठीक है, होता क्या है अंतर, देखिए परावर्तन में क्या हो रहा है, मैं अंतर समझा देता हूं उससे पहले। ये कोई सरफेस है, ठीक है, इसमें ना क्या होगा, प्रकाश की किरण आएगी और टकरा के वापस ले जाएगी। यहां पर अभिलंब हो गई, तो ये एंगल इक्वल होता है, मैंने बताया। ठीक है, डिफरेंस क्या बता रहा हूं मैं, डिफरेंस ये होता है कि जब हमारा परावर्तन होगा तो परावर्तन हमेशा एक ही माध्यम में होगा। देखो ये एक ही माध्यम था, यहां पर मान लेते हैं हवा थी, हवा वाला माध्यम था, एयर वाला मीडियम था, तो यहां हवा में ही थी, हवा में ही चली गई, तो एक ही माध्यम होगा और आके टकरा जाएगी। और टकरा के गई है इसका मतलब ये जो नीचे जिसमें टकराई है ये क्या है, अपारदर्शी है, मतलब नॉन ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट नहीं है भाई। अब अपारदर्शी बोले तो वार पार नहीं जाएगा। क्लियर है, ये है क्या, परावर्तन। ठीक है, अब अपवर्तन पढ़ेंगे हम, जो कि अपवर्तन में क्या होता है भाई, अपवर्तन में ये होता है, ये यहां पर लिख देता हूं मैं अपवर्तन। अपवर्तन में एक चीज ये होती है कि माध्यम होगा, एक नहीं होगा, एक से अधिक होगा, दो ऊष्माएं, तीन ऊष्माएं, है ना, कई बार तीन भी हो सकते हैं। यहां पर मान लेते हैं एयर है, हवा है, मतलब है ना, लिख देता हूं हवा है, और यहां पर ये जो है वो कांच है, मान लेते हैं कांच का माध्यम आ गया, और फिर दोबारा चेंज हो गया, नीचे पानी आ गया मान लेते हैं। ठीक है, तो हमारी जो प्रकाश किरण आएगी, क्लियर है, यहां से आई, अब अभिलंब खींचा यहां पर। अब नॉर्मली क्या है, हवा से कांच में गई है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, होता है नहीं होता। अगर हमारा डेंस मीडियम आता है तो नॉर्मल टुवर्ड्स नॉर्मल मूव होती है ना, तो अभिलंब की ओर झुकती है, नियम है। क्लियर है, अभी इसको और बताऊंगा अभी आगे। तो मैंने क्या बोला कि अपवर्तन और परावर्तन में क्या अंतर है। अब परावर्तन में क्या होगा, एक ही माध्यम हो जाएगी, हवा में आई, हवा में ही रही, और टकराएगी इसमें अपारदर्शी में। क्लियर है, और जो अपवर्तन है उसमें क्या हो रहा है, माध्यम बदल रहे हैं, तो हवा से कांच में जा रही है, देखो जैसे, है ना, और दूसरा ये जो इसमें पारदर्शी हो रही है, पारदर्शी में टकरा रही है। तो ये बेसिक है। ठीक है, तो ये यहां तक हमने पढ़ा था, हमने दर्पण सूत्र पढ़ा था यहाँ पर, है ना, मैग्निफिकेशन यानी कि आवर्धन पढ़ा था, और हमने डायग्राम पढ़े थे और चिन्ह परिवार भी देखी थी। ठीक है, हम चलते हैं प्रकाश के अपवर्तन में अब, है ना। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या बोल रहा है, किसी पारदर्शी माध्यम में प्रकाश सरल रेखा में गमन करना प्रतीत होती है। ठीक है, तो अगर पारदर्शी माध्यम है तो लगता है प्रकाश क्या जा रही है, सरल रेखा में। मैंने तुमको बताया है प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। ठीक है, प्रकाश में एक ऐसा गुण पाया जाता है कि वो सरल रेखा में गमन कर रही है, सीधी चल रही है। जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे में प्रवेश करती है तो क्या हो रहा है, अपवर्तन हो रहा है। देखो एक पारदर्शी से दूसरे माध्यम में जा रही है, ये पारदर्शी है, हवा से कहां चलेगी, कांच में, तो बदल रहा है ना। ऐसे इसको कहां जाना चाहिए था, ऐसे नहीं जाना चाहिए था, सोचो ऐसी थी तो कुछ ऐसा ऐसा निकलना चाहिए था, मेरे हिसाब से सीधा निकलना चाहिए था ना। ये थोड़ा सा झुक गई है, कहां की ओर, अभिलंब की ओर, अभिलंब है। ठीक है, क्यों झुकी है, क्योंकि याद रखना हवा और कांच, कांच या हवा किसमें आसानी से तुम मतलब मूव कर पाओगे, हवा में आसानी से चल पाओगे तुम कांच की अपेक्षा। कांच में अगर किसी को चलाओगे ना कांच के अंदर तो आपको टफ फील होगा, बहुत ही कठिन होगा चलना, पर हवा में आसानी से चल लेते हैं हम, चलते हैं। तो जितना ज्यादा मतलब सॉलिड होगा, है ना, सॉलिड बोले तो सघन माध्यम, डेंस, है ना, तो उतना टुवर्ड्स नॉर्मल हो जाती है। क्योंकि वहां पर क्यों जाएगी, झुकेगी, इसलिए झुकेगी बच्चे क्योंकि ये सॉलिड है, ठोस है। ठोस में क्या होगा, आपका चाल कम हो जाएगी, वेग कम हो जाएगा, होगा नहीं होगा। अगर स्पीड कम हो जाएगी आपकी तो क्या होगा, डाउन होगा ना, फिर तो डाउन हो गई है अच्छे से। और यहीं पर हम क्या करते हैं, कांच से पानी में आए, देखो यहां पर ये ऐसे आई, ठीक है, यहां पर नॉर्मल खींच दिया आप दोबारा, तो ये जब कांच से आई है हमारे पानी में, तो पानी में क्या होगा, कांच में तेज चलेगी, पानी में तेज चलेगी, तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा। आप देखो, और जो भी एंगल्स होते हैं याद रखना, नॉर्मल से खींचेंगे, मतलब अभिलंब से हर एंगल खींचेंगे। ये सब अभिलंब से मेजर करेंगे, अभिलंब बोल तो ये जो रेखा है इससे मेजर करते हैं सारे रोल। और ये आपतन कोण है जो कि आ रहा है, जिसको आई बोलते हैं, ये अपवर्तन कोण है जिसको कि आर बोलते हैं। ठीक है, अभी और डिटेल में समझाऊंगा मैं इसको। ये हम वैसे देखते हैं जैसे कि कभी पानी के गिलास के अंदर
ट्रांसपेरेंट ग्लास हो और उसमें आप पेंसिल रखें, ठीक है, पेंसिल डुबा दें, तो आपको पेंसिल मुड़ी हुई दिखेगी, सीधी दिखती है, मुड़ी हुई दिखती है। आप एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये चीज़, ठीक है। तो वहाँ पर अपवर्तन का कॉन्सेप्ट लगता है। या दूसरा, अगर एक ट्रांसपेरेंट बर्तन में आप क्या रख दें, एक नींबू रख दें, ठीक है, तो नींबू आपको बहुत बड़ा दिखेगा, समझो, ये अपवर्तन ही है जिसकी वजह से ऐसा होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ चुके हैं हम, ठीक है। यहाँ पर किताब में हालांकि गलत प्रिंट हुआ है ना, पेज नंबर 296 में जो ऊपर लिखा है परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम नहीं, अपवर्तन के नियम है, अपवर्तन करेक्ट कर लेना इसके नीचे, ठीक है। पेज नंबर 296। अपवर्तन प्रकाश के एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे में प्रवेश करने पर प्रकाश की चाल में परिवर्तन के कारण होता है, ठीक है। अपवर्तन होता क्यों है बोल रहे हैं, देखो यहां से हम देखिए, प्रकाश के एक पारदर्शी माध्यम है, प्रकाश क्या है, एक पारदर्शी माध्यम था, पारदर्शी हवा भी पारदर्शी है, ट्रांसपेरेंट है ना, दूसरे पारदर्शी मतलब कांच भी ट्रांसपेरेंट होता है। में प्रवेश करने पर क्या होता है, चाल में परिवर्तन, चाल क्या हो रही है उसकी, बढ़ रही है या घट रही है, ठीक है। इसमें तो हवा से कांच में गई तो घट गई, देखो चाल, हवा में आसानी से जा सकती है ना कोई चीज, पर कांच में आसानी से जा सकती नहीं, जाती, टफ है ना। और देखो कांच में टफ है और पानी में फिर उससे थोड़ा आसान होगा। नॉर्मली देखो मैं क्लियर कर दूं, सबसे आसान होता है हवा में, हवा या निर्वात, एयर या वैक्यूम में आसान होता है। फिर उससे थोड़ा सा टफ होता है पानी में, और सबसे ज्यादा टफ होता है सॉलिड में। सॉलिड में भी याद रखना, जो हीरा होता है, डायमंड होता है, उसमें सबसे टफ होता है मूवमेंट, है ना। सबसे आसान किसमें हवा में होगा। तुम अपने सोचो ना, दौड़ लगा रहे हो तुम, तो हवा में दौड़ लगाओगे, ऐसे दौड़ते हो तुमको आसानी होती है। अब तुमको बोला मैंने पानी के अंदर दौड़ो तो थोड़ा टफ होगा तुमको, और तुमको बोला सॉलिड में दौड़ो, सॉलिड में तो भाई साहब वाट लग जाएगी तुम्हारी, मूवमेंट नहीं होगा। सॉलिड में तुम कांच के अंदर तुम तो दौड़ नहीं सकते, कांच के अंदर तो पार्टिकल का मूवमेंट होगा, तो वो टफ होता है, समझ लो, आसान नहीं होता। तो यहां पर जो अपवर्तन निश्चित है, तो ये तुम्हारी किताब में गलत छपाई है, परावर्तन के नियम लिख रखा है ना 1 और 2, ये परावर्तन नहीं है, अपवर्तन है, ठीक है। इंग्लिश मीडियम में आई थिंक सही छपा होगा, क्या लिखा है इंग्लिश मीडियम में, ठीक है। तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यम को पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु अभिलंब सभी एक तल पर होते हैं, ये कई बार पूछ लेता है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, देखो समझना आप, बोला है आपतित किरण। आपतित किरण क्या होती है, जो आ रही है, ये किरण की बात कर रहा है, आपतित किरण। अपवर्तित किरण जो अपवर्तित हो जाती है। और तीसरा क्या बोल रहा है, अभिलंब। अभिलंब तीनों एक ही तल में नहीं है, इस तल पर नहीं है, तो ये बोल रहे हैं पहला रूल, ठीक है। और दूसरा रूल जो है जिसको स्नेल लॉ भी बोलते हैं, स्नेल का नियम बोलता है, पूछता है स्नेल नियम 1 नंबर में, ठीक है। तो दूसरा नियम याद रखना, प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यम के युग्म के लिए, याद रखना, देखो कलर के हिसाब से चेंज होता है, याद रखना, ठीक है। तो निश्चित बोल दिया उसने, एक ही कलर के लिए बोल दिया है, ठीक है। तो प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात स्थिर होता है। तो याद रखो, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या, ज्या क्या होती है, साइन होता है, ठीक है, साइन को ज्या बोलेंगे। स्नेल्स लॉ बोल सकते हैं, स्नेल का नियम पूछता है कई बार, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू स्थिरांक, यानी कि कांस्टेंट, अनुपात एक कांस्टेंट होगा। तो इसको क्या बोल सकते हैं, दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो हाँ, अपवर्तनांक को पढ़ने का तरीका देखो, अगर ना हवा से आ रही है कांच में, हवा को नॉर्मली इंग्लिश में एयर बोलते हैं, तो ए से डिनोट कर सकते हैं आप, ठीक है। कांच को ग्लास बोलते हैं, जी से डिनोट कर सकते हैं इसको, पानी को वाटर बोलते हैं, डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। अगर हम कहाँ जा रहे हैं, हवा से कांच में डाल रहे हैं ना, तो लिखने का तरीका क्या होता है, जो पहला है उसको पहले लिखेंगे, जो बाद में उसको बाद में लिखेंगे। मान लेते हैं एयर टू कहाँ जा रही है, ग्लास, तो ए एन जी लिखेंगे इसको। तो पढ़ेंगे कैसे इसको, पढ़ते उल्टा है ना, पढ़ते कैसे हैं, कांच का यानी ग्लास का रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स रिफ्लेक्ट टू एयर। लिखने का तरीका सेम होता है, जो पहले जहां से आ रही है वो पहले लिखेंगे, एन मतलब अपवर्तनांक होता है ना, और जहां पर जा रही है वो बाद में लिखते हैं। तो पढ़ने का तरीका इसका उल्टा होता है, क्या बोलेंगे, कांच का अपवर्तनांक हवा के सापेक्ष, ठीक है। पढ़ने का तरीका उल्टा होता है, तो एग्जाम में हो सकता है उल्टे तरीके से पूछे तुमसे, है ना। तो आप पीछे लिखेंगे, जो पहले दिया होगा उसको पीछे लिखेंगे। अभी और क्वेश्चन कराऊंगा तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। देखो, अपवर्तनांक एक महत्वपूर्ण भौतिक राशि है, विभिन्न माध्यमों में प्रकाश के संचरण के
आपेक्षिक चाल से संबंधित किया जा सकता है। तो अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है, हमने अभी देखा, ठीक है। जैसे कि हवा में अलग होगी, कांच में अलग होगी और पानी में अलग होगी। निर्वात में 3 गुणा 10 की घात 8, 108 नहीं है, 10 की घात 8 है ना। देखो मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, सी से नोट करते हैं उसको, ठीक है। 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड, ये होती है निर्वात में प्रकाश की चाल, ठीक है। जो कि प्रकाश की किसी भी माध्यम में हो सकने वाली द्रुततम, सबसे अधिकतम चाल है ये, इससे ज्यादा चाल नहीं हो सकती किसी की। 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब ये है 3 के पीछे लगा दो 8 जीरो, समझो, और 1 सेकेंड में उतना मीटर चल जाएगी। प्रकाश की इतनी स्पीड होती है निर्वात में, समझो। निर्वात होती तो निर्वात क्या होता है, एक बार और क्लियर कर दूं, जहां पर कोई भी माध्यम नहीं होगा। निर्वात किसे बोलेंगे, वैक्यूम किसे बोलेंगे, जहां पर कोई भी माध्यम नहीं होगा। माध्यम रुकावट नहीं होगी ना फिर प्रकाश को, कोई भी माध्यम ही नहीं होगा तो रुकावट नहीं होगी, ठीक है। तो सबसे तेज स्पीड है, इससे मैक्सिमम स्पीड नहीं हो सकती, वैसा बताया जाता है। तो थोड़ा निर्वात में सबसे ज्यादा होती है और वायु में थोड़ा सा कम होती है उससे, है ना। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा थोड़ी ही कम है, कांच या पानी में यह घट जाती है, बोल रहे हैं। 2 माध्यमों में के लिए अपवर्तनांक का मान दोनों माध्यमों के प्रकाश की चाल पर निर्भर करेगा, बिल्कुल सही बात है। अब जैसे कि बोलेंगा आपको N21 की बात करेगा, माध्यम 1 में प्रकाश की चाल, माध्यम 2 में प्रकाश की चाल के हिसाब से नोट कर रहे हैं। एक निरपेक्ष अपवर्तनांक की बात कर रहे हैं यहां पर। यदि माध्यम एक निर्वात वायु है तब माध्यम 2 अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष माना जाएगा निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा बोलेगा, तो क्या बोलोगे, अगर पहला माध्यम क्या है आपका, वायु है, हवा है, ठीक है, और दूसरा आपको कोई माध्यम दिया है तो उसे निरपेक्ष माध्यम बोलेंगे। निरपेक्ष अपवर्तनांक किसे बोलेंगे, जब एक माध्यम क्या हो, हवा हो, दोनों में से एक माध्यम क्या हो, हवा हो या वायु हो, तो उसे निरपेक्ष अपवर्तनांक बोलेंगे, ये बोल रहा है। और जल का अपवर्तनांक 1.33 होता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। जितना अपवर्तनांक ज्यादा उतना अभिलंब की तरफ जाएगी प्रकाश। यहां पर बहुत इंपोर्टेंट अपवर्तनांक लिखे हुए हैं, जैसे हवा का बोल रहे हैं 1.0003 बोल रहे हैं, ठीक है। तो अपवर्तनांक वायु का लगभग 1 होता है, बोल देना आप, ठीक है। लगभग क्या होता है, 1 होता है। यहां पर एक मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि अक्सर पूछा जा रहा है, ठीक है। सामने देखना बच्चे, वायु में बोल रहे हैं 1.003, ठीक है। अब बर्फ में बोल रहे हैं 1.31 और जल में बोल रहे हैं 1.33, क्लियर है। तो कितनी अजीब बात है, देखो बर्फ में क्या हो रहा है, अब रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स कम हो रहा है, पर वाटर में ज्यादा हो रहा है। ऐसा, ये दिक्कत है यहां पर। क्यों है ऐसा, तो ये डेंसिटी की वजह से होता है ना, घनत्व की वजह से होता है। तो याद रखना, जब बर्फ और जल का एग्जांपल आएगा तो तब तुमको अलग हिसाब से सोचना पड़ेगा, ठीक है। बर्फ का कम बता रहे हैं और जल का क्या बता रहे हैं, वाटर का ज्यादा बता रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर एक चेंज है। सबसे ज्यादा जो होता है हीरे का होता है, याद रखिएगा। हीरे का कितना होता है, 2.42। हीरे का कितना होगा, 2.42। एग्जाम्पल लेते हैं अब, है ना। अगर आपका ना, देखो यहां पर मान लेते हैं कांच है, ग्लास है, ठीक है, और यहां पर क्या है, हीरा है, आई प्रकाश की किरण, ठीक है। अब देखो तुमको समझना पड़ेगा, कांच और हीरा। अब तुम बोलोगे यार दादी दोनों की दोनों सॉलिड दे दिया आपने, दिक्कत हो गई है ना। तो किसका और ज्यादा वो होता है, रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स ज्यादा होता है, या कौन ज्यादा सॉलिड है, दोनों में से डायमंड ज्यादा सॉलिड है, ठीक है। तो जो ज्यादा सॉलिड उसकी ओर चली जाएगी, अभिलंब की हो जाएगी, समझ में कुछ नहीं है। तो जितना ज्यादा सॉलिड, जितना ज्यादा मतलब मजबूत, मतलब ऐसे समझो, तो उतना ज्यादा टुवर्ड्स नॉर्मल जाएगी, अभिलंब की ओर जाएगी प्रकाश किरण। ये क्या है, कांच है,
और ये क्या है, हीरा है। तो हीरा बहुत मजबूत होता है, जो जितना ज्यादा मजबूत होगा, सघन होगा, उतना ज्यादा नॉर्मल की तरफ जाता है प्रकाश किरण, याद रखिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे हमारे।